भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में असहयोग आंदोलन एक महत्वपूर्ण घटना था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय राजनीति में असहयोग आंदोलन एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज जो 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, उसमें उन्होंने लिखा है कि भारत में ब्रिटेन इसलिए शासन कर रहा है क्योंकि हम भारतीय उसे सहयोग दे रहे हैं। अगर हम उसे सहयोग देना बंद कर दें, अर्थात ब्रिटिश के साथ असहयोग करना शुरू कर दें, तो साल भर के भीतर ही ब्रिटिश शासन भारत से दह जाएगा, अर्थात समाप्त हो जाएगा। अगस्त 1920 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी और दिसंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की पुष्टि कर दी, अर्थात उसको मान्यता प्रदान कर दी गई कि अब भारत में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। असहयोग आंदोलन के अंतर्गत दो प्रकार के कार्यक्रमों को अपनाया गया था, अर्थात दो प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाने के विचार किए गए थे। एक सकारात्मक कार्यक्रम या उसको हम रचनात्मक कार्यक्रम भी कह सकते हैं, और दूसरा नकारात्मक कार्यक्रम। सकारात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत स्वदेशी को बढ़ावा देना था। यद्यपि स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी के बंगभंग आंदोलन के दौरान चलाए गए थे, लेकिन व्यापक पैमाने पर स्वदेशी को बढ़ावा देने का काम असहयोग आंदोलन के सकारात्मक कार्यक्रम के तहत चलाया गया था। इसके अंतर्गत तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य ये था कि 1 लाख चरखे को मुफ्त में बांटना था ताकि स्वदेशी सामानों को बढ़ावा मिल सके। स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर बल दिया गया। राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना की गई। इतना ही नहीं, भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समिति का भी गठन किया गया। स्वदेशी वस्तु, विशेषकर हाथ की कताई और बुनाई की वस्तुओं को प्रोत्साहन दिया गया। अब हम समझते हैं नकारात्मक कार्यक्रम के विषय में। नकारात्मक कार्यक्रम अर्थात उन वस्तुओं जिसका प्रयोग हम लोगों को नहीं करना है। कहने का मतलब विदेशी वस्तुओं, विदेशी स्कूलों, विदेशी पदकों, विदेशी उपाधियों, हमको अब इस चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। महात्मा गांधी ने खुद केसर-ए-हिंद, जुलू, बोअर ये सब उपाधि का त्याग कर दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर, नाइट ये सब की उपाधि का त्याग किया था। शंकरन नायर ने तो वायसराय की कार्यकारिणी पद से ही इस्तीफा दे दिया था। बहुत से व्यक्तियों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ दिया। यहाँ तक कि मोतीलाल नेहरू जैसे वकील ने अपनी वकालत छोड़ दी। विधान पालिका का बहिष्कार किया गया और यही कारण है कि जब 1921 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में आते हैं तो उनका आगमन बहिष्कार के साथ किया जाता है। अब हम समझेंगे कि असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, मतलब आखिर कौन ऐसे कारण थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन के मार्ग को पुष्ट किया। उस कारण को हम मोटे तौर पे समझते हैं। पहला आर्थिक कारण, दूसरा रॉलेट एक्ट, तीसरा जालियांवाला हत्याकांड, चौथा हंटर समिति की रिपोर्ट और पांचवा खिलाफत का मुद्दा। अब हम समझते हैं सबसे पहला आर्थिक कारण। चूंकि आर्थिक कारण के अंतर्गत हमको ये समझना है कि असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी में हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र की तरफ से ब्रिटेन सम्मिलित था और ब्रिटेन हम लोग के देश पर शासन कर रहा था। तो ब्रिटेन को युद्ध में बहुत सारे धन का खपत हो रहा था, तो वो सारे धन हमारे भारत से ही ले जा रहा था। तो ऐसी स्थिति से भारत से धन का ले जाना, भारत की स्थिति का, आर्थिक स्थिति का खराब होना लोगों में एक असंतोष का एक सबब बन गया था। दूसरा ये है कि इस समय 1920 के समय में भारत में अकाल, महामारी, भुखमरी जैसी समस्या भी थी, लेकिन सरकार ने इन किसानों, मजदूरों के उत्थान के लिए, इनके राहत कार्य के लिए कोई कानून वैसा नहीं बनाया जिससे इनको फ़ायदा मिल सके। यद्यपि 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना लाया गया था, लेकिन ये भी एक तरीके का दिखावा कानून था। इससे भारतीयों को वैसा कोई फ़ायदा नहीं हुआ जैसा उन्होंने उम्मीद किया था। 1911 ईस्वी में जब
तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। अभी तक हम लोग के देश में 3 दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। पहला दिल्ली दरबार के समय में महारानी विक्टोरिया आई थी, दूसरे दिल्ली दरबार के समय में एडवर्ड सप्तम आए थे और तीसरे दिल्ली दरबार के समय में जॉर्ज पंचम आए थे। तो जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी, इनकी मेजबानी में पानी की तरह पैसे को बहाया गया था। ये सारा पैसा हमारे भारत से ही लगा था। तो ऐसी स्थिति में सरकार के विरुद्ध भारतीयों में एक असंतोष का वातावरण तैयार होना तो तय ही था। अब हम दूसरा कारण समझते हैं, वो है रॉलेट एक्ट। चूँकि 17 मार्च 1919 ईस्वी को सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कानून का गठन किया गया था। ये कानून को रॉलेट एक्ट कहा गया। इस कानून के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर दी जाती थी। केवल गिरफ्तार ही नहीं किया जा सकता था, बल्कि फांसी जैसी सजा भी सुनाई जा सकती थी और ऐसी सजा के विरुद्ध हम किसी प्रकार का मुकदमा भी दायर नहीं कर सकते थे। कहने का मतलब ये एक प्रकार का काला कानून था। महात्मा गांधी ने खुद ही इसे काला कानून की संज्ञा दी है। मोहम्मद अली जिन्ना ने ये जो रॉलेट एक्ट जो था, रॉलेट कानून जो था, इसको कानून विहीन कानून कहा। कहने का मतलब ये कानून एक ऐसा कानून था जो कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं, अर्थात बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून इसको कहा गया। इस कानून के विरोध में 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देश भर में हड़ताल किया गया और अंग्रेज सरकार क्या करते हैं, 9 अप्रैल को पंजाब के 2 प्रसिद्ध नेता डॉक्टर सत्यपाल और शमसुद्दीन किचलू, इनको गिरफ्तार कर दिया जाता है। इनकी गिरफ्तारी कहीं ना कहीं भारतीय जनमानस में एक क्रोध का भावना पैदा कर देता है और उसी का एक परिणाम होता है जालियांवाला हत्याकांड, जो कि असहयोग आंदोलन का ये मुख्य कारण कहा जा सकता है। तो अब हम समझेंगे जालियांवाला हत्याकांड के बारे में। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को वैशाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में डॉक्टर सत्यपाल और किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में एक शांतिपूर्ण तरीके से जनसभा की जा रही थी, लेकिन अंग्रेज सैनिक डायर जो थे, उनके आदेश पर बिना पूर्व चेतावनी के इन निहत्थे लोग जो शांतिपूर्ण तरीके से मतलब ये कर रहे थे, सभा कर रहे थे, उन पर गोलियां चला देते हैं। इस गोली में कई लोग मारे जाते हैं, कई लोग घायल होते हैं और इस जालियांवाला बाग के अंतर्गत जो मैदान था, उस मैदान की सबसे बड़ी खासियत थी कि इस मैदान में प्रवेश का बहुत ही संकीर्ण मार्ग था और जब इस पर गोली चलाई गई थी तो उस मार्ग पर खुद डायर खड़ा था, अर्थात उससे बचने के लिए कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकल के आ सकता था। सेकेंडरी वहाँ पर कुआं था। कहने का मतलब ऐसा था कि एक तो आप जा नहीं सकते हैं और दूसरा अगर आपको खुद को बचाना है तो आप कुएं में कूद के मर जाइए। कहने का मतलब ये बहुत ही एक गलत हत्याकांड था। इसके बाद अगला समझेंगे कि जालियांवाला हत्याकांड ये भारतीयों के लिए एक चमाटा था। महात्मा गांधी ने इस हत्याकांड को हिमालय से भी बड़ी गलती कहा है। CF एंड्रूज ने कहा है कि ये एक जानबूझकर क्रूर हत्याकांड था। अब हम समझेंगे हंटर समिति की रिपोर्ट। क्योंकि जालियांवाला हत्याकांड में भारतीयों के साथ जो व्यवहार किया गया था, इसकी जांच के लिए बहुत विरोध भारतीय जनमानस के द्वारा किया जा रहा था। तो इसके बढ़ते विरोध मतलब भारतीय जनमानस के बढ़ते हुए विरोध को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने एक जांच आयोग जिसका नाम हंटर कमेटी था, उसका गठन किया गया। क्योंकि ये हंटर की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी में 8 सदस्य थे, जिसमें 5 ब्रिटिश थे और 3 भारतीय सदस्य थे। 5 ब्रिटिश सदस्य में लॉर्ड हंटर, जस्टिन रस्किन, मिस्टर राइस, सर जॉर्ज बरो, थॉमस स्मिथ थे और हमारे 3 भारतीय सदस्य में सुल्तान अहमद, चिमनलाल सीतलवाड़ और जगत नारायण थे। लेकिन हंटर आयोग ने भी जनरल डायर के काले कारनामे पर पर्दा डालने का प्रयास किया। ये बात अलग है कि जनरल डायर को बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन उसे हाउस ऑफ कॉमन में ब्रिटिश सम्राट का शेर कहा गया और स्वॉर्ड ऑफ ऑनर की उपाधि भी दी गई तथा 2600 पाउंड उसे धनराशि भी दी गई। हंटर समिति की जो रिपोर्ट थी, इसमें मरने वाले की संख्या जो है वो वास्तविक संख्या से बहुत कम बताया गया था। तो ये भारतीयों के जले पर नमक छिड़कने के समान थी और यही कारण है कि हंटर कमेटी की रिपोर्ट को निर्लज्ज लीपापोती की संज्ञा दी गई।
अब अगला समझते हैं खिलाफत का मुद्दा। प्रथम विश्व युद्ध जो है, जो 1914 में हुआ था, ये मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में उनके बीच हुआ था। और ये सर्वविदित है कि इस युद्ध में मित्र राष्ट्र की विजय हुई और धुरी राष्ट्र हार गए थे। तो धुरी राष्ट्र की तरफ से तुर्की जो था वो इस युद्ध में सम्मिलित था। तो जो पराजित देश थे, उन देशों के साथ 1918 ईस्वी के समथिंग में एक पेरिस के शांति सम्मेलन में उनके साथ संधियां की गई थी। तो तुर्की के साथ एक महत्वपूर्ण संधि थी, जिस संधि का नाम शिब की संधि थी। ये 10 अगस्त 1920 ईस्वी को किया गया था। इस संधि के अंतर्गत तुर्की का विभाजन कर दिया गया, तुर्की के खलीफा के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। ये बात उल्लेखनीय है कि ऑटोमन साम्राज्य तुर्की का खलीफा समस्त इस्लामिक समाज का पैगंबर माना जाता था। हमारा भारत भी इसमें अछूता नहीं था। यही कारण है कि सिब्र की संधि के विरोध में खलीफा के साथ जो अपमान किया गया था, उसका बदला लेने के लिए अली बंधु, जिनका विशेष रूप से नाम है मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्होंने खिलाफत आंदोलन को शुरू किया और 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया था। इसमें और ज़्यादा प्रभाव तब आया जब महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन में प्रवेश किया, क्योंकि 1919 ईस्वी में जो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था, इस कमेटी में 24 नवंबर 1919 ईस्वी को कमेटी की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। अब हम अगला समझेंगे चौरी चौरा हत्याकांड। जब असहयोग आंदोलन अपने चरम पे था, अर्थात चारों तरफ से सफलताएं दिख रही थी, उसी समय 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा घटना घटित होता है। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पड़ता है। दरअसल 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों का एक जत्था शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकाल रहा था, लेकिन अंग्रेज सिपाही क्या करते हैं, इस अहिंसक जुलूस पर गोली चला देते हैं। इससे वो जुलूस उग्र हो जाती है और क्रोधित जुलूस अर्थात भीड़ ने अंग्रेज सिपाही का पीछा करना शुरू कर देते हैं। ये अंग्रेज बचने के लिए थाने में जाकर छिप जाते हैं, लेकिन क्रोधित भीड़, जिसमें भगवान अहिर, ये विशेष रूप से उल्लेखनीय नाम है, तो भगवान अहिर के नेतृत्व में उस थाने में आग लगा दिया जाता है, जिसमें लगभग 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल जाते हैं और मर जाते हैं। गांधी जी इस घटना से आहत होते हैं, क्योंकि गांधी जी नहीं चाहते थे कि उनके किसी भी आंदोलन में हिंसा का समावेश हो। वो बहुत निराश हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि अभी जनता अहिंसा का मतलब नहीं समझ सकी है, और यही कारण है कि 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी ने कांग्रेस के बारदोली बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। 10 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 18 मार्च 1922 ईस्वी को अहमदाबाद के सेशन जज ब्रूमफील्ड की अदालत में गांधी जी पर मुकदमा चलाकर 6 वर्षों की सजा दे दी जाती है। यद्यपि स्वास्थ्यगत कारण से उन्हें 5 फरवरी 1924 ईस्वी को ही रिहा कर दिया जाता है, अर्थात 6 साल के कार्यकाल को वो पूरा नहीं करते हैं। अब हम अगला समझेंगे कि इसका परिणाम क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि असहयोग आंदोलन व्यर्थ रहा, उसका कोई परिणाम नहीं है, लेकिन ये कहना गलत होगा, क्योंकि असहयोग आंदोलन ने भारतीय राजनीति में एक नया दिशा और एक नया दशा प्रदान किया। ये बात अलग है कि असहयोग आंदोलन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ रही, क्योंकि जब आंदोलन अपने चरम पर था, उस समय असहयोग आंदोलन को वापस में लेना निसंदेह भारतीय जनमानस में निराशा का सूत्रपात किया। जैसे कि लाला लाजपत राय, जो कि गृह दल के नेता रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि किसी एक स्थान के पाप के कारण सारे देश को दंडित करना कहाँ तक न्याय संगत है। अर्थात केवल चौरी चौरा के जगह पे जो घटना हुई है, उस घटना को आप देशव्यापी असहयोग आंदोलन को अगर आप वापस ले रहे हैं, तो ये तर्कसंगत तो नहीं है। सुभाष चंद्र बोस की जो प्रसिद्ध पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल, उसमें उन्होंने लिखा है कि ऐसे अवसर पर जब जनता का हौसला बहुत ऊंचा था, तब पीछे लौटने का आदेश देना ये राष्ट्रीय संकट से कम नहीं था। लेकिन ये कहना गलत है कि असहयोग आंदोलन का कोई सार्थक परिणाम नहीं था, क्योंकि यही वह प्रथम जन आंदोलन था जिसने कांग्रेस को एक नया दिशा दिया, क्योंकि कांग्रेस ने भारतीय लोगों को एक बड़े पैमाने पर इकट्ठा किया। ये असहयोग आंदोलन के अंतर्गत ही पहली बार भारत में हुआ था।
संपूर्ण भारतीयों को केवल एकजुट ही करने में ये आंदोलन सफल ही नहीं रहा, बल्कि सफलतापूर्वक अंग्रेजों का विरोध भी किया। इसी की पृष्ठभूमि से भारत के अन्य जो महत्वपूर्ण आंदोलन है, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो आप दांडी यात्रा के नाम से जानते हैं, तो 1930 से 31 वो आंदोलन, और दूसरा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी, जिसमें महात्मा गांधी ने करो एंड मरो, डू एंड डाई का नारा दिया था, जो आप लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो ये आंदोलन हुए, और यही कारण है कि असहयोग आंदोलन ने ही प्रथम नींव तैयार की अन्य दो महत्वपूर्ण आंदोलन करने की, जिसके अंतर्गत भारत को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ादी मिली थी। थैंक यू।